हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IW एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश यानी यूपी जीके के बारे में। जो यूपी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और जो यूपी पुलिस के किसी भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के अंदर रखा है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक प्रश्न के साथ साथ में हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी रखा है। तो आप अपना नोट्स अपना कॉपी पेन लेकर के बैठें, जिससे जो इम्पोर्टेंट हैं उन चीज़ों को आप नोट कर लें। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल IW एजुकेशन पर न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो देखिए, हमारे वीडियो का पहला सवाल होने वाला है। प्रश्न है हमारे, भारत का के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। यानी ये पूछ रहा है हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल से उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि इसमें पूछा है कि कितना प्रतिशत है, तो 7.33% है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है और कितना प्रतिशत है, तो 7.33% है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, फिर यहाँ पर यह भी पूछ लेता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर चौथा स्थान है। अगर पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान हमारे राजस्थान का है, और ये दूसरा स्थान हमारे महाराष्ट्र का है, और दूसरा स्थान हमारे महाराष्ट्र का है, और तीसरा स्थान हमारे मध्य प्रदेश का है। तो और चौथा स्थान हमारे उत्तर प्रदेश का है। तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या में हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। देखिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो राज चिन्ह है यानी जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से किया है, तो ये किया है ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी रूमी दरवाज़ा से। तो रूमी दरवाजे की अगर बात आती है तो रूमी दरवाज़ा ये कहाँ पर है, तो रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया, आसफ उदौला के द्वारा 1784 ईस्वी में करवाया गया था। तो रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। क्योंकि कई सारे प्रश्न एक ही एग्ज़ाम में कई तरह से प्रश्न बनते हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी डीपली हम सीखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। देखिए, सोनभद्र जिले को कितनी राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। जैसे कि सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िला है, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप मैप के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं इसके राइट में अगर हम देखते हैं पूर्व की ओर, तो यहाँ पर हमारे पास बिहार पड़ता है, और बिहार के जस्ट बगल में हमारे पास झारखंड है, झारखंड के बराबर में छत्तीसगढ़ है, और बिल्कुल दक्षिण में हमारे पास मध्य प्रदेश है। तो पता होना चाहिए कौन कौन सी राज्यों की सीमाएं हमारे सोनभद्र जिला को स्पर्श करती हैं। तो 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। देखिए, जो नवीनतम जिला है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, नवीनतम जिला कौन सा है जो NCR में शामिल किया गया है, तो वह कौन सा हो जाएगा, आपका शामली हो जाएगा। शामली को एक
नवीनतम जिला है जिसको अभी हाल फिलहाल में ही जो है इसको शामिल किया गया है। 23वें जिले के रूप में इसको शामिल किया गया है एनसीआर के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। तो ये 8 जिला हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं दोस्तों आपके एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो कितने हैं? 8 जिले हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। शामली यानी 8वां जिला ऐड किया गया है और ये सबसे बाद में ऐड किया गया है, यानी नवीनतम जिला है जो एनसीआर के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? यहाँ पर पूछा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ स्पर्श करती है? तो आपके महाराजगंज जिला की जो स्पर्श करती है, सीमा स्पर्श करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाराजगंज जो जिला है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बलिया, बस्ती, गोरखपुर ये सीमाएँ साझा नहीं करती हैं नेपाल के साथ, ध्यान में रखना है। टोटल उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जैसे कि आप मैप के हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोनभद्र है, ये क्या है हमारे पास उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लास्ट में कौन सा जिला है? महाराजगंज। अगला प्रश्न हमारे पास, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ए यानी कानपुर। अगर मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी की अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी यानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक खंडपीठ लखनऊ में है। तो ध्यान में रखना है, यानी न्यायिक यानी जो भी हमारे पास हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? हमारे पास प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में है। तो इसलिए जो न्यायिक राजधानी है वो प्रयागराज हो जाएगी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का विधायी राजधानी यानी जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं वो राजधानी कहाँ पर है? हमारा लखनऊ के अंदर है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक खंडपीठ कहाँ पर है? ये भी लखनऊ के अंदर ही है। आपको ध्यान में रखना है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं, विधायी राजधानी किसे कहते हैं और ये कहाँ पर है हमारे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जैसे कि हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने यूपीजीके की फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी फिरोजाबाद को किसके कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं यहाँ पर आगरा की बात करते हैं तो पेठा नगरी के लिए या ताज नगरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, लाख बेहोशी अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये हमारा कन्नौज के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए को लगाया है इनका बिल्कुल सही है। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे की अगर बात करते हैं तो पटना पक्षी अभयारण्य है, यह एटा में स्थित है। उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार है, हरदोई सांडी पक्षी विहार है और रायबरेली में कौन सा है? समसपुर पक्षी विहार है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उन्नाव, हरदोई, रायबरेली। उन्नाव यानी उन्नाव के अंदर कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। हरदोई के अंदर कौन सा है? सांडी पक्षी विहार। रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, जो हमारे पास आगरा शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो कई सारे
प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है? यानी ललितपुर, यानी ललितपुर के अंदर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अगर ललितपुर की ही बात आती है तो ललितपुर के अंदर देवगढ़ में ही एक दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर में है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की जाती है। अभी ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, तो बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना बच्चों। हो सकता है अगली बार इसी यूपी कांस्टेबल 2024 में आपको जो है यही प्रश्न पूछ ले, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं तीर्थों का राजा या तीर्थराज या तीर्थ नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रयागराज को जाना जाता है। प्रयागराज को ही तीर्थराज कहा गया है और प्रयागराज को ही संगम नगरी कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पर प्रयागराज की ही बात करता हूँ तो प्रयागराज को ही कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है और तंबू नगरी के नाम से भी प्रयागराज को ही जाना जाता है और प्रयागराज को ही पूर्व में हम इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पूछा है राजकीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर प्रदेश का ये राजकीय चिन्ह है हमारा मछली। कितनी मछली हैं इसके अंदर? 2 मछलियाँ हैं, जो ही हमारा ये राजकीय चिन्ह है। अगर राजकीय चिन्ह की बात अगर यहाँ पर आती है तो हमारे पास और भी राजकीय चिन्ह है, जैसे कि राजकीय पशु अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा हमारा? राजकीय पशु कौन होता है? कमेंट करके बताइए। बारहसिंगा। अगर मैं यहाँ पर राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो सारस, और राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी, और राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश, टेसू एंड ढाक जैसे कहते हैं, और राजकीय वृक्ष की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आपका अशोक हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कई सारे प्रश्न हमने देखे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? देखिए जो अभी हमने बताया ये जो चिन्ह है इसको कब स्वीकृत किया गया, तो 1938 के अंदर, यानी 1938 में स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा। देखिए गोमती नदी ऐसी है जो आपकी हिमालय से नहीं निकलती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे ही स्थित है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो लोहे की खोज हुई थी वाराणसी के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर वाराणसी की ही बात आती है तो बनारस का उपनाम काशी था। किस नाम से जानते थे? काशी के नाम से जानते थे। काशी को ही घाटों का शहर या मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में ही है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है, तो आप लगाएंगे फर्रुखाबाद, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सहारनपुर की, तो सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस सिगरेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं यहाँ पर कानपुर की बात करता हूँ तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अगर प्रयागराज की बात करते हैं तो दोस्तों चीनी मिट्टी और अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो वाराणसी के अंदर स्थित है। संगीत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वाराणसी के अंदर स्थित है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? गर्म, शुष्क, मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खोसरो बाग स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। खोसरो बाग कहाँ पर स्थित है? यानी प्रयागराज के अंदर। तो प्रयागराज आपको यहाँ पे अटेम्प्ट लगा देना है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर
दोस्तों पूछा गया उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क, तो ये लखीमपुर खीरी के अंदर स्थित है। अगर हम लखीमपुर खीरी की ही बात करते हैं तो ये लखीमपुर जो खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारा ज़िला है, वो यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। तो ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया के मामले में? तो लखीमपुर खीरी को आपको लगा देना है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी के अंदर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? मेरठ, कानपुर, बरेली, सहारनपुर। तो आप बरेली ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर मेरठ की बात करता हूँ तो मेरठ के अंदर क्या चीज़ बनाई जाती है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा कैंची नागर, यानी कैंची नगर के नाम से किसको जाना जाता है? मेरठ को। कानपुर को किसके लिए जाना जाता है? चमड़ा उद्योग के लिए। बरेली को सुरमा नगरी या काजल नगरी के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं यहाँ पर सहारनपुर की बात करता हूँ दोस्तों, तो किसके लिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आपको बता देना है कौन सा गलत है। यहाँ पर पूछा गया है बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, बिल्कुल राइट है आपका है। अमोशी हवाई अड्डा लखनऊ, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, लेकिन बाबतपुर हवाई अड्डा आगरा के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है, तो आपका ये ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी सभी क्या हैं? बिल्कुल राइट हैं। बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये हमारा ये वाराणसी के अंदर है। यहाँ पर क्या लगा रखा है इन्होंने? क्या है? आगरा है अटेम्प्ट, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? देखिए, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल, वो आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को लगाया है बिल्कुल राइट है। सुलह कुल उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर के द्वारा हिंदू व मुस्लिम के बीच मनमुटावों को मिटाने के लिए की थी। तो आपको ध्यान में रखना है किसने की थी? अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये कई सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहाँ लगता है? तो आप जानते ही हैं कहाँ पर लगता है, हापुड़ में लगता है भाई। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, कई बार बता चुके हैं। और देखिए कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो क्षेत्रफल, हापुड़ की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। गढ़मुक्तेश्वर के मेले में भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित किया जाता है कहाँ पर? गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका हापुड़ में ही लगता है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? तो देखिए, अर्धकुंभ का जो आयोजन है वो कितने वर्ष बाद किया जाता है? आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। भारत का सबसे बड़ा, यानी 6 वर्ष बाद किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ होता है और ये 12 वर्षों के बाद लगता है। कुंभ मेला की अगर मैं बात करता हूँ, कुंभ मेला पूरे भारत में 4 स्थानों पर लगता है। कौन कौन से स्थानों पर लगता है? प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे, दूसरा हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, तीसरा उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, फोर्थ नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। अर्धकुंभ प्रति 6 वर्षों बाद लगता है। अर्धकुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? यानी 6 वर्षों बाद लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर को पूर्व के रूप में भी जाना जाता था। देखिए, कानपुर को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आपको बता देना है, मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था। आपको बताना है, आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको लगा देना है। तो देखिए, इसका ही पूर्व में नाम था। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है? देखिए, हिंदी के अलावा कौन सी राजभाषा है? तो उर्दू है। यानी द्वितीय राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है वो किसको दिया गया है? उर्दू को दिया गया है। प्रथमा किसको दिया गया है? हिंदी को दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजधानी अधिनियम बना 1951 में। 1951 में ही हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
तो आपको बता देना है कौन थे, इकबाल महमूद, शाह मोहम्मद सुलेमानी। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, शाह मोहम्मद सुलेमानी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 में हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? तो आपको बता देना, अब जैसे कि अभी बताया था किसके अंदर है, उन्नाव जिला, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे पहला पक्षी अभयारण्य और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य लाख बेहोशी पक्षी अभयारण्य कन्नौज के अंदर जो स्थित है हमारा, ध्यान में रखेंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए। अगला प्रश्न है हमारा, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये बहराइच के अंदर आयोजित किया जाता है। देश शरीफ मेला बाराबंकी के अंदर आयोजित किया जाता है। और सेशन को स्टूडेंट शेयर कर दें, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए सेशन को शेयर कर दें। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? देखिए, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। तो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। इस 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी। 1857 की क्रांति में प्रथम बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। तो ध्यान में रखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था 1857 की क्रांति में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का भारत चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो आपको बता देना है कौन सा है, द्वितीय स्थान है, द्वितीय। तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है चावल को उत्पादन में, और प्रथम स्थान किस पर है? तो पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। आपका ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर का उद्गम नेपाल के बनबसा से होता है। जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? नेपाल के बनबसा से होता है। वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है? तो वैदिक सभ्यता का विकास सरस्वती, यानी सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। इसी नदी के तट पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। गंगा यमुना सरस्वती तट प्रयागराज को ही कहा जाता है। ये तीनों नदियों का संगम है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश किस प्रमुख वाणिज्य फसल? तो गन्ना है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यूपी गन्ना उत्पादन क्षमता में प्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नकटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो नकटैया मेला वाराणसी के अंदर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ मेलों की ही बात करते हैं तो बटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा के अंदर लगता है। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये सहारनपुर में लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं? मथुरा के अंदर लगते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को रेहंद बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, और इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। ये परियोजना रेहंद नदी पर है। सोनभद्र के अंदर स्थित प्रसिद्ध ओबरा ताप विद्युत केंद्र हिंदू नदी पर स्थित है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र को रूस के सहयोग से बनाया गया था, और ये बहुत आप चीज़ें इनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर कौन सा मेला लगता है? तो देखिए कौन सा मेला लगता है वारिस अली शाह की मज़ार पर? तो देवा शरीफ मेला लगता है, और ये कहाँ पर लगता है? बाराबंकी के अंदर लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है बिल्कुल राइट है। बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ पर और कौन सी है?
तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूल भुलैया है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इमामबाड़ा यानी लखनऊ। कहाँ पर है ये इमामबाड़ा? यानी लखनऊ के अंदर है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए जो हमारे विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे 5 वर्ष लगा करके आ जाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य का उच्च सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्य का निम्न सदन विधानसभा होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन होता है? 5 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे। नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट की है? देखिए जो अगला प्रश्न है वो ये बोल रहा है, नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट की है? तो 470 मेगावाट की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो उच्च शिक्षा निदेशालय आपके प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। खरवार जनजाति बिजनौर, ललितपुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर, सोनभद्र और ललितपुर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम उपलब्ध मिलता है? तो उपयुक्त दोनों यानी झांसी और हमीरपुर दोनों के अंदर आपको जिप्सम देखने को मिल जाएंगे। चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये झांसी के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा के रामबाग का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो आगरा के रामबाग का निर्माण बाबर ने 1526 ईस्वी में कराया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो ये लखनऊ के अंदर है। अगर मैं केंद्र की अगर बात करते हैं तो विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। लखनऊ का मलिहाबाद आम के लिए प्रसिद्ध है। आम के लिए क्या प्रसिद्ध है? लखनऊ का मलिहाबाद। तो ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? बृहऋषि देश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बृहऋषि देश के नाम से जाना जाता था। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। 1950 के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जैसे कि आज यानी 24 जनवरी को ही हमारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस था। अगला प्रश्न हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इंकलाब जिंदाबाद ये नारा दिया था हसरत मोहनी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हसरत मोहनी ने। इस नारे को प्रसिद्ध करने का श्रेय भगत सिंह जी को जाता है। भगत सिंह जी को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी भगत सिंह को? 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति की बात आती है तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को ही तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। राज्य अध्यक्ष को ही राज्यपाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य अध्यक्ष को ही राज्यपाल कहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो 1992 में लागू की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसान बही को तहसीलदार एवं कानून गो के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तहसीलदार और कानून गो के द्वारा जारी किया जाता है। ये योजना कब लागू हुई? 1992 के अंदर। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो ये देखिए शास्त्रीय संगीत यानी सामवेद। ध्यान में रखना, सामवेद किसके लिए प्रसिद्ध है? सामवेद यानी संगीत कला। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद यज्ञ और युद्ध से संबंधित है। अथर्ववेद जादू टोना टोटका से संबंधित है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछेगा परीक्षा में, तो बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे बताया गया है वैसे आपको लगा देना। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र आपका मथुरा
केंद्र स्थित। अगर यहाँ मथुरा की बात करते हैं तो कानपुर साबुन उद्योग व चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा बकरी अनुसंधान और पेठा नगरी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो नवाबों का शहर है। और विश्व अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पर पाया जाता है, लखनऊ के अंदर है। झांसी में चारा अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो झांसी आपको लगा देना है बेटा, तो आप झांसी यहाँ पे अटेम्प्ट कर देंगे। तो ये प्रत्येक जिले के बारे में पता चला आपको। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा है साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र आपका कहाँ है, कानपुर नगर के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर हम बनाने की बात करते हैं तो बर्तन उद्योग कहाँ पर है आपका, बर्तन उद्योग की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आपका कानपुर देहात के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पीतल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपके मुरादाबाद को जाना जाता है। पीतल नगरी की बात आए तो आपको क्या लगा देना है, मुरादाबाद लगा देना है। ताला उद्योग की बात करता है तो अलीगढ़, और चाकू उद्योग के लिए रामपुर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है हमारा, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। अगर गजलों का जनक की बात करते हैं तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अन्य नाम तोता-ए हिंद, संगीत का जनक कहा जाता है इनको, तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है तो ये क्या लगा देना, सोनभद्र में अवस्थित हैं। सोनभद्र के पीपरी नामक स्थान रेहंद्र नदी पर स्थित है। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरजी खेड़ा किस जिले में स्थित है। तो अंतरजी खेड़ा किस जिले में स्थित है, आपके एटा जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, और पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर है, ये एटा के अंदर है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। तो देखिए अगर है यहाँ पर हम तांबे की बात करते हैं तो तांबा और जो हमारे पास ललितपुर के अंदर पाया जाता है। तो यूरेनियम भी किसके अंदर पाया जाता है, ललितपुर। और तांबे की बात करें तो ललितपुर, और लोहा की बात करें तो बनारस, और बॉक्साइट की बात करें तो बांदा के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर आपको बता देना है दूसरा स्थान है। भारत में विद्युत उत्पादन के प्रथम राज्य महाराष्ट्र, दूसरा और राज्य उत्तर प्रदेश है। तो विद्युत के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस ज़िले में होता है। देखिए जो आंवला होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ के अंदर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर मैंने बात की है उत्पादन की तो इलाहाबाद के अंदर अमरूद का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, प्रतापगढ़ के अंदर आंवला का, आगरा के अंदर पेठा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, लखनऊ को आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंवले में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो सी होता है। बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बी और सी। तो ध्यान में रखेंगे बेटा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आपको देखना है और नोट करना है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अफीम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला कौन सा है अफीम के मामले में, तो आपको बाराबंकी लगा देना है। तो अफीम का निर्माण पोस्ते से होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। जैसे कि हमने बताया था सबसे कम क्षेत्रफल के पूछे तो आपको हापुड़ लगा देना है, और सबसे ज़्यादा पूछे तो आपको लखीमपुर खीरी लगा देना है। तो यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका हापुड़ हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा, गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षरता वाला हो जाएगा आपका श्रावस्ती। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है आपका, चौथा स्थान है, जैसे कि आपको शुरू में बताया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो चतुर्थ स्थान पर है। क्षेत्रफल में प्रथम राजस्थान, और द्वितीय मध्य प्रदेश, और तृतीय हमारा महाराष्ट्र, और चतुर्थ हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश आता है। ध्यान में रखना है कौन सा राज्य का नंबर पहले या दूसरे में आता है। अगला प्रश्न है इसी के साथ साथ हमारा, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री
कौन बनी थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं नलकूप के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में कुएं व नलकूपों से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? तो 71% सिंचाई नल और कूप के द्वारा की जाती है, यानी कुएं और नलकूप। तो ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे। यानी 71% है नलकूपों और कुएं से सिंचाई करने वाला संख्या। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो 22% भूमि योग्य है जिस पर हम अपना फसल बो सकते हैं, यानी उगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे खादर किसे कहते हैं, जो क्या है नई है, पुरानी को क्या बोलेंगे, बांगर कहा जाता है। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न हमारा, आगरा नहर किस नदी से निकली गई है? तो किस नहर से निकली है? यानी यमुना नहर से निकली है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। यमुना नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के कुछ शहर, तो आगरा, मथुरा, इटावा, बटेश्वर, कालकी, हमीरपुर और कौशाम्बी शहर बसे हुए हैं। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये प्रश्न सभी उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का जो एग्ज़ाम है 18 तारीख को, उन को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ज़िले की, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं और कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऑप्शन ए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आगरा मंडल है। आगरा भी क्या है, एक मंडल है। आगरा के अंदर कौन कौन से ज़िले लगते हैं? तो कितने ज़िले लगते हैं? तो 4 ज़िले लगते हैं। एक तो खुद आगरा होता है और एक फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। तो 4 ज़िले किसके अंतर्गत आते हैं? ये आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगले हम बात करते हैं अलीगढ़ मंडल। तो अलीगढ़ मंडल यानी अलीगढ़, इटाहा, हाथरस, कासगंज, तो 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। इलाहाबाद मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। आजमगढ़ मंडल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो आजमगढ़ के अंदर आजमगढ़, बलिया, मऊ। बरेली मंडल की बात करते हैं तो बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। बस्ती मंडल की बात करते हैं तो बस्ती के अंदर क्या, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। चित्रकूट की अगर हम बात करते हैं तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। टेपीपल मंडल की अगर हम बात करते हैं तो बहराइच जिला आता है, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, चारों ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। फैज़ाबाद मंडल की बात करते हैं तो अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी। तो इस तरह से ये हमारे पास मुरादाबाद मंडल के अंदर कितने ज़िला आते हैं भाई? 5 आते हैं। एक बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर संभल, अमरोहा और आपका बिजनौर, और एक खुद मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी। तो ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक एक प्रश्न को यहाँ पे बिल्कुल प्रीवियस ईयर से उठा करके रखा है, जो एग्ज़ाम के अंदर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। यूपी जीके से अगर आपका एक भी डाउट रहता है तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका यूपी जीके से एक भी डाउट नहीं रहने का है, आपका पूरी तरीके से सिलेबस हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपका डाउट है तो वीडियो को दोबारा से वॉच कर लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और जिससे क्या होगा, आपको आने वाले समय में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी वीडियो अपलोड होगी, इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और
परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी के लिए यही सजेस्ट करेंगे, बेटा मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल भी मत भटकना, क्योंकि ये मत सोचना क्योंकि 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो एग्ज़ाम नज़दीक है, हम कुछ मतलब एक पोस्ट के ऊपर कम से कम 84 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। देखा जाए तो कंपटीशन तो हाई है ही, लेकिन इसके ऊपर ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा मेहनत नहीं करें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप मेहनत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट की बात करता हूँ तो बांदा में पाया जाता है। संपूर्ण भारत का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य उत्तर प्रदेश में उत्पादित करता है? तो 21% उत्पादक करता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो नागों का प्रधान केंद्र की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मथुरा है, और मथुरा को ही पेड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है। मथुरा की अगर बात, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले भी मथुरा में लगते हैं, प्रदेश में सबसे कम वर्षा भी मथुरा के अंदर होती है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश के किस कार्य के लिए की जाती है? तो खाने और हुक्का हेतु के लिए की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाने और हुक्का हेतु, तो ये अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये पूछ रहा है किस नदी पर है, तो आपको यहाँ पर लगा देना है बेतवा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी बेतवा नदी है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हद कर रखा है उद्योग है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है बिल्कुल राइट है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, और अच्छे से आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति निवास करती है? तो देखिए, थारू जनजाति की यहाँ पे पूछ रहा है, तो थारू जनजाति हमारे कहाँ पर? तराई के क्षेत्र में निवास करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में रहती है। अगला प्रश्न है, कर्णबास उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो कर्णबास किस ज़िले में स्थित है? आपका बुलंदशहर के अंदर स्थित है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया बेटा उनका बिल्कुल राइट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह कौन सी है? तो आपको लगा देना इलाहाबाद। इलाहाबाद की अगर बात आती है तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ पर है? प्रयागराज में। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ को। अगर आपने हमारे IW एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।